Hello medicos, how are you? This is the my first video on my YouTube channel medicos, जिसमें आज हमारा फार्मेकोलॉजी के रिस्पिरेटरी यूनिट का अस्थमा डिजीज जो कोई हिंदी में हम लोग दम्मे की बीमारी बोलते हैं, जिसे आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं बिना किसी देर के। अस्थमा इज डिफाइंड एज अ क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज। अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लामेशन डिजीज है जो इसमें हमारा होता क्या है, एयरवेज जो होते हैं, जैसे लंग्स के जो एयरवेज होते हैं, पल्मोनरी एयरवेज, ये सब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है हमारा, और वो इंक्रीज कर देता है रिस्पॉन्सिवनेस को, ट्रैकियो ब्रोंकियल रिस्पॉन्सिवनेस को इंक्रीज कर देता है। ट्रैकियो ब्रोंकियल जो हमारा एयरवेज जिसे एयर पास होती है लंग्स में, वो उसे हम लोग कहते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल। वो ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इन्फ्लामेशन होने के बाद कफ फॉर्म्स होने लगते हैं हम ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री में, तो वो कॉज करता है अस्थमा को। हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ ट्रैकियोब्रोंकियल स्मूथ मसल्स टू वैरायटी ऑफ स्टिमुलाई। हाँ, तो देखिए हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाता है ट्रैकियोब्रोंकियल में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उसको। दिस रिजल्ट्स इनटू नैरोइंग ऑफ एयर ट्यूब। नैरोइंग कर देता है एयर ट्यूब को। इंक्रीज हो जाता है सेक्रेशन ऑफ म्यूकोजल इडिमा, म्यूकस प्लगिंग, म्यूकस म्यूकस ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में फॉर्म होने लगता है, जिस वजह से म्यूकस प्लगिंग होने लगता है, चोक हो जाता है पेशेंट। और अस्थमा के सिम्टम्स में हम लोग बात करते हैं। अस्थमा का सिम्टम्स जैसे हो गया डिस्पनिया, जिसमें पेशेंट का प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें सांस नहीं ले पाता है पेशेंट, सही से सांस नहीं ले पाता है। जिसमें फिर एक हो गया सिम्टम्स हमारा आ गया वीजिंग, जिसमें सांस लेगा लेकिन सांसों में से आवाज़ आएगी वीजिंग जैसे लगे, ऐसा कोई सीटी जैसा लगा रहा हो। फिर कफ कफ आएगी उसे। लिमिटेशंस ऑफ एक्टिविटी, वो एक्टिविटीज़ को भी कम कर पाएगा क्योंकि वो थक जाएगा। अगर पेशेंट ओबेज होगा तो ऑलरेडी वो और भी थक जाएगा अस्थमा की वजह से, वो ना बेचारा उठ पाएगा ना कोई काम कर पाएगा, तो लिमिट हो जाती है एक्टिविटीज़ की। और ट्रिगरिंग फैक्टर्स अगर देखा जाए तो अस्थमा कैसे ट्रिगर्ड होता है। अस्थमा बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्फेक्शंस से ट्रिगर्ड होती है, इरिटेंट, पॉल्यूशन, कोल्ड एयर एक्सेट्रा, ये सब अस्थमा के ट्रिगर फैक्टर हैं। अब हम अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ अस्थमा के बारे में। अस्थमा दो तरह के होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक होता है और एक इंट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक जो होता है वो हमारा स्टार्ट होता है इन अर्ली एज में, और ये एपिसोडिक होता है। पेशेंट हैज़ हिस्ट्री ऑफ एलर्जी। पेशेंट का जो हिस्ट्री होगा जीन्स का, उसमें फैमिली का, उसमें किसी न किसी एक को पहले से अस्थमा होगी या फिर कोई भी एलर्जी होगा पेशेंट के फैमिली मेंबर में, तब जाके आगे ट्रिगर होगा, उसको एक्सट्रिंसिक अस्थमा बोलेंगे। अब अपन बात करते हैं इंट्रिंसिक अस्थमा के बारे में। इंट्रिंसिक अस्थमा स्टार्ट इन मिडल एज, ये स्टार्ट होता है हमारा मिडल एज में। एज्यूम्स एज अ क्रोनिक फॉर्म, और ये क्रोनिक फॉर्म में चेंजेस हो जाता है। देयर इज नो फैमिली हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, और इसमें फैमिली हिस्ट्री होती ही नहीं है, इंट्रिंसिक अपने आप डेवलप हो जाती है पेशेंट्स में। इनिशिएशन ऑफ अस्थमा, इन्फ्लामेशन स्टार्ट्स विथ मास्ट सेल। इन्फ्लामेशन होता है हमारे स्मूथ मसल्स में। स्मूथ मसल्स में जो सेल होती है उसे हम लोग मास्ट सेल बोलते हैं। जो मास्ट सेल जो होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में। इतना तो आप लोगों को बेसिक तो पता ही होगा। मास्ट सेल में जैसे इन्फ्लामेशन होता है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन मेडिएटर्स, इन्फ्लामेशन देखिए यहाँ पे, इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस फॉलोइंग मेडिएटर्स, वहाँ से मेडिएटर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं, रिलीज ऑफ इंट्रासेलुलर ग्रैन्यूल्स। हिस्टामाइन जैसे हो गया इन्फ्लामेटरी, ये इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स हैं। हिस्टामाइन, प्रोटीज एंजाइम, फिर रिलीज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्रेंस। ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ये ल्यूकोट्रेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रेंस, ये दोनों बेसिकली आमतौर पर कहीं भी अगर इन्फ्लामेशन होता है तो सबसे पहले ये रिलीज यही दो होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और ये ल्यूकोट्रेंस, और ये हिस्टामाइन। हाँ, एक्टिवेशन ऑफ जीन फॉलोड बाय प्रोटीन सिंथेसिस, इसमें इंटरल्यूकिन्स आ गया, टीएनएफ अल्फा फैक्टर। कॉजेज ऑफ अस्थमा, अब अस्थमा कैसे कॉज होती है हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। अस्थमा में भी ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे आप लोगों ने कभी सुना होगा कोई एलर्जी पेशेंट्स होगा या फिर कोई अस्थमेटिक पेशेंट होगा, उसे एयर पॉल्यूटेंट्स या फिर इन्वायरमेंट में अगर वो कहीं भी जाता है तो बताता होगा भाई मेरे को धूल से एलर्जी है, मेरे को डस्ट से एलर्जी है, या फिर पेट से के आसपास नहीं आता होगा क्योंकि उसे पेट्स फर से भी एलर्जी होता है, तो उसी का वही इसमें लिखा है। देखो एयर पॉल्यूटेंट्स, स्मोकिंग, कोई पेशेंट्स ऐसे भी मिलेंगे जिसको पैसिव स्मोकिंग से प्रॉब्लम होती होगी, डस्ट, पेट फर्स, केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिससे अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, कॉज हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक फैक्टर्स के बारे में। अस्थमा का जेनेटिक फैक्टर्स आखिर क्या क्या है। एक तो फैमिली हिस्ट्री है, सर्टेन जीन्स, अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके दादा परदादा या फिर पापा किसी को अगर अस्थमा है तो आपको अस्थमा होने का चांस ज़्यादा होता है। फिर सर्टेन जीन्स, अगर जीन्स में आपके किसी को अस्थमा रहा हो तो वो भी अस्थमा होगा, सिम्टम्स।
अब हम लोग सिम्पटम्स का बात करें, अभी जस्ट हम लोग यहाँ सिम्पटम्स का बात किए थे, दोबारा अपन सिम्पटम्स का बात कर रहे हैं। सिम्पटम्स में कफ आ जाएगा, वीज़िंग हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस रहेगा, इंसान साँस नहीं ले पाएगा ज़्यादा। आमतौर पे अगर वो साँस लेगा भी तो वीज़िंग होगी, सही से ढंग से साँस नहीं ले पाएगा वो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी, जिसको हम लोग डिस्पनिया बोले थे। रैपिड ब्रीथिंग भी लेगा, रैपिड ब्रीथिंग होगी, स्वेलिंग ब्रीथिंग होगी, टायर्डनेस, वो थका-थका सा रहेगा, ज़्यादा काम नहीं कर पाएगा, जल्दी अगर कोई काम करता भी है तो जल्दी थक जाएगा। अब अपन बात करते हैं इटियोलॉजी ऑफ अस्थमा का। इस इटियोलॉजी ऑफ अस्थमा में एक आएगा जेनेटिक फैक्टर, जो अभी हम लोग पीछे एक्सप्लेन किया। जिनको समझ नहीं आया होगा पीछे आप लोग देख लेना। जेनेटिक फैक्टर हो गया, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ गए इसमें, इसमें हाउस डस्ट माइट्स आ गए, एक्सपोज़र टू टोबैको स्मोक। अब किसी को टोबैको से अगर प्रॉब्लम होती हो, तो उन लोगों को भी अस्थमा कॉज़ कर सकता है टोबैको। अब प्रीडिस्पोज़्ड टू एनिमल, डाइटरी चेंजेस में आ गया, जंक फूड हो गया, फास्ट फूड सर्टेन हो गया, एमएसजी, लैक ऑफ एक्सरसाइज। अब अस्थमा फॉर्म होने का एक ये भी एक सबसे मेन रीज़न होता है, जैसे पेशेंट कुछ ज़्यादा ही ओबेज़ हो या फिर ओबेज़ नहीं भी हो तो अगर पतला भी हो तो वो लैक ऑफ एक्सरसाइज या फिर लैक ऑफ एक्टिविटी कम करता हो, जिसकी वजह से रिस्पायरेटरी मसल्स वीक हो जाते हैं। वो भी एक कारण होता है। ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र, इरिटेंट्स इन द वर्क प्लेसेस, जैसे केमिकल, डस्ट, गैसेस। अब जैसे ऑक्यूपेशनल एक्सपोज़र्स, जैसे अब किसी का ऐसा ऑक्यूपेशन ही होगा वर्क प्लेस पे, जैसे केमिकल से उसका अगर कोई वर्क प्लेस होगा, ऑक्यूपेशन होगा, जैसे वो केमिकल की फैक्ट्रीज़ में काम-वाम करता हो। अगर मान के चलो आप, कोई इंसान है, अगर वो घरों में झाड़ू लगाता हो या फिर मेड का काम करता हो, तो उसको डस्ट से भी प्रॉब्लम होगा। गैसेस, अगर मान के चलो कोई एलपीजी फैक्ट्री में काम करता हो कोई इंसान, तो वो अस्थमा ट्रिगर हो सकता है, गैस उसे अस्थमा ट्रिगर करेगी ही करेगी। अब एटोपिक डिजीज़ का बात करें, इसमें इस्कीमिया हो जाएगा, एलर्जिक राइनाइटिस भी हो सकती है। मैटरनल स्टेटस में आ गया, जैसे बोथ फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस लाइक एनीमिया एंड डिप्रेशंस इन द मदर आर एसोसिएटेड विथ अस्थमैटिक स्ट्रेस फॉर द चाइल्ड। अब हम लोग बात करते हैं अर्ली एंटीबायोटिक यूजेस के बारे में। बेबीज हु आर गिवन एंटीबायोटिक्स, अगर 50% मोर लाइकली टू डेवलप अस्थमा बाय द एज ऑफ 6 ईयर। अगर कोई बेबी है, अगर उसे अस्थमा हो रही है, तो अर्ली स्टेज जो होगा अस्थमा का स्टार्ट होने का, वो उसके 6 साल के होते ही वो स्टार्ट हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ अस्थमा का जो हम लोग पीछे बात किए थे, अब यहाँ टाइप्स ऑफ अस्थमा एक्सप्लेन है। एक्सट्रिंसिक अस्थमा, जिसको हम लोग एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक अस्थमा, जो नॉन एलर्जिक होता है। मिक्स्ड अस्थमा, जिसमें एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक दोनों होती है, जिसमें एलर्जिक और नॉन एलर्जिक दोनों आ जाते हैं। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल अस्थमा। अभी मैंने आपको पीछे ऑक्यूपेशनल अस्थमा के बारे में बताया था, जिसका ऑक्यूपेशन होगा केमिकल फैक्ट्रीज में या वगैरह वगैरह गैसेस फैक्ट्रीज में काम करने का, तो वो भी हमारा कॉज कर सकता है अस्थमा को। अब बात करते हैं ड्रग इंड्यूस्ड अस्थमा के बारे में। कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो अस्थमा को इंड्यूस्ड कर सकती है, तो जिसमें एनसेड्स के जितने सारे ड्रग्स आ गए हैं, वो अस्थमा को इंड्यूस्ड कर सकते हैं, जैसे एस्पिरिन। अब एक्सरसाइज तो वेरी कॉमन फैक्टर्स है अभी के टाइम में, मॉडर्न टाइम में। हाँ, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, लैक ऑफ एक्सरसाइज या लैक ऑफ एक्टिविटीज़ में रह रहे हैं, तो ये भी इंड्यूस्ड कर सकती है अस्थमा को। अब कफ वेरिएंट अस्थमा होती है, जिसमें कफ आते हैं, जैसे छोटे बच्चों को आप लोग सुने होंगे, किसी को अगर अस्थमा हो या फिर बूढ़ों में भी, उसमें कफ आते ही आते हैं अस्थमा में। कोई कोई ऐसा अस्थमा होता है जिसमें कफ आता है। अब बात करते हैं अपन पैथोजेनेसिस ऑफ अस्थमा के बारे में। एनवायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स दोनों मिलकर ब्रोंकियल इन्फ्लेमेशन, यानी ब्रोंकियल एयरवेज जो रहेगा उसका इन्फ्लेमेशन होगा। वहाँ पे स्मूथ मसल्स होती है ब्रोंक्यूल्स में, जहाँ मास्ट सेल जो होगा उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, और वो इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फ्लेमेशन मेडिएटर्स निकलेंगे, जैसे हिस्टामाइन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स वगैरह रिलीज होंगे, जिससे हमारा इंक्रीज हो जाएगा रिस्पॉन्सिवनेस ब्रोंकियल एयरवेज का। ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा, प्लस ट्रिगर फैक्टर्स हो जाएंगे, जिसमें फिर ब्रोंकियल्स में ओडिमा हो जाएंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। यानी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स मतलब अगर ब्रोंकियल एयरवेज अगर डायलेटेड है, तो इंक्रीज हो जाएगा ब्रोंकियल हाइपर एक्टिविटी प्लस ट्रिगर्ड फैक्टर। अब ब्रोंक्यूल्स में ओइडिमा हो जाएंगे, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाएगा, इंक्रीज म्यूकस प्रोडक्शन, उसमें म्यूकस का प्रोडक्शन इंक्रीज होने लगा। अब बात करते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन और ब्रोंको डायलेशन में क्या फ़र्क होता है। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब ब्रोंक्यूल्स में कॉन्स्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, मतलब वो सिकुड़ जाएंगे। और अगर ब्रोंको डायलेशंस होगा, जैसे अगर हम लोग अस्थमा का अभी आगे आप लोग को पढ़ाऊंगा मैं, जब ब्रोंको डायलेशन होगा जिसमें ब्रोंकियल एयरवेज जो है वो खुल जाएँगे, और ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाएगा इन्फ्लेमेशंस की वजह से, एयरवेज नैरोइंग हो जाएँगी। देखिए अभी मैं बताया था आप लोगों को, एयरवेज नैरोइंग हो जाएगा, फिर उसका सिम्पटम्स आएगा, फिर कफ होगी, वीज़िंग होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, फिर चेस्ट टाइटनेस पेशेंट्स को लगेगा, वो साँस नहीं ले पाएगा सही ढंग से, वीज़िंग होगी, अगर वो साँस लेगा तो सुनना कभी वो सीटी जैसी आवाज़ आएँगी, उसको कफ आने लगेगा। तो ये सब हो गया हमारा पैथोजेनेसिस हो गया अस्थमा का। अब बात करते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में जो अस्थमा में हम लोग देते हैं।
मेनली हम लोग अस्थमा में ब्रोंकोडायलेटर्स खासकर आमतौर पे ज़्यादा देते हैं, एक्यूट स्टेज हो या फिर क्रोनिक में भी हम लोग देते हैं, बट एक्यूट स्टेज में हम लोग खासकर ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। ये बीटा 2 सिम्प है, तो माइमेटिक्स में एक बहुत सारी विभिन्न-विभिन्न प्रकार के ड्रग्स आते हैं, जैसे सल्ब्यूटामॉल हो गया, टर्ब्यूटालाइन हो गया, बेंबूटेरोल, सल्मेटेरोल ड्रग्स हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स में आते हैं, और ये ब्रोंकोडायलेटर्स में हम लोग देते हैं अस्थमा के पेशेंट को। अब जैसे मिथाइल ज़ैंथिन्स हो गया, जिसमें थियोफाइलिन हो गया, अमाइनोफाइलिन हो गया, डॉक्सोफाइलिन हो गया। अब एंटीकोलिनर्जिक्स भी हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स में देते हैं, क्योंकि वो भी ब्रोंकोडायलेटर्स का काम करता है। एंटीकोलिनर्जिक्स में आ गया इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया, टायोट्रोपियम ब्रोमाइड हो गया, ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट में हम लोग देते हैं। ये पीछे मैंने आपको बताया था इन्फ्लेमेशन मेडिएटर्स ल्यूकोट्राइन्स भी होते हैं। तो ये ल्यूकोट्राइन्स को एंटागोनिस्ट करेगा, मतलब एंटागोनिस्ट का मतलब उल्टा, एगोनिस्ट का मतलब बढ़ाना, और एंटागोनिस्ट का मतलब कम करना। तो ये ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट है ड्रग्स है, जिसमें आ गया मोंटेलुकास्ट आ गया, जाफिरलुकास्ट आ गया। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स, मास्ट सेल को अब स्टेबिलाइजर्स करने के लिए जो ड्रग्स है, जैसे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट हो गया, केटोटिफेन हो गया। अब बात करते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के बारे में। इसमें आप लोग बेसिकली इन ड्रग्स का नाम खास करके आमतौर पे याद रखना, सल्ब्यूटामॉल हो गया, टर्ब्यूटालाइन हो गया, बेंबूटेरोल हो गया, मिथाइल ज़ैंथिन्स में थियोफाइलिन, अमाइनोफाइलिन, इनका नाम याद रखना, ये कॉमन है। फिर एंटीकोलिनर्जिक्स में इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, फिर ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट में मोंटेलुकास्ट, जाफिरलुकास्ट, ये सब कॉमन ड्रग्स हैं जिनको आप लोग याद करना। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स में केटोटिफेन का आमतौर पे ज़्यादा ड्रग ऑफ चॉइस होती है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में अब हम लोग बात करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का क्या काम है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारा इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, जिसमें सिस्टमिक, अब सिस्टमिक में अगर आईवी रूट के द्वारा अगर कोई अगर अस्थमैटिक पेशेंट है, एलर्जिक पेशेंट है, अगर वो इमरजेंसी में आया है, और तो इमरजेंसी में आया, तो हम लोग तो उसे ओरली कोई ड्रग्स देंगे ही नहीं, क्योंकि ओरली ड्रग्स अगर देने पे उसका मेटाबोलाइज्ड होगा, अलग-अलग प्रोसेस होती है, जिससे वो लेट काम करेगा। तो हम लोग उस समय आईवी रूट के द्वारा ड्रग प्रोवाइड करते हैं। आईवी रूट के द्वारा सिस्टमिक जो ड्रग प्रोवाइड करते हैं, उसका नाम हो गया हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रिडनिसोलोन। ये सब कॉमन ड्रग्स हैं जिनका नाम याद रखना आप लोग, हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन, ये बहुत बार पूछते हैं। डायरेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कहीं भी पूछा जा रहा है ड्रग्स का नाम, तो ये 2 नाम बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। अब इन्हेलेशन में, अब किसी-किसी अस्थमैटिक पेशेंट या दम्मा के पेशेंट को आप लोगों ने सुना होगा, इन्हेल करते हैं वो फुस-फुस जो आती है, तो उसमें जो इन्हेलेशन में जो सॉल्ट रखा जाता है, मतलब ड्रग्स के जो सॉल्ट होते हैं वो होते हैं बेडोमेथासोन, ब्यूडोसोनाइड, फ्लूनिसोलाइड, ये सब इन्हेलेशन ड्रग्स में आते हैं। इसमें कॉमनली मेन आप लोग ज़्यादातर याद रखना, ये ब्यूडोसोनाइड और ये ब्यूडोमेथासोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। अब एंटी आईजीई एंटीबॉडी के बारे में बात करते हैं, जिसमें आ गया ओमेलीजूमैब, ये ड्रग्स देते हैं। अब ब्रोंकोडायलेटर्स है, जो ब्रोंकोडायलेटर्स को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए ब्रोंकोडायलेटर्स इज़ अ सब्सटेंस दैट डायलेट्स द ब्रोंकियल। ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में मैं पीछे भी बताया था कि ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है और एक ब्रोंकोडायलेशन होता है। जब अस्थमा कॉज होती है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे हवा आप मान के चलो ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंजेस हमारे लंग्स से बहुत कम होगी, ठीक है? और कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, इस वजह से एयरवेज़ का जो वो होगा वो कम होगा, और डायलेटर्स में डायलेट हो जाएगा, वो खुल जाएगा, और कॉन्स्ट्रिक्शन में सिकुड़ जाता है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स इज़ अ सब्सटेंस दैट डायलेट्स द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकोडायलेटर्स एक सब्सटेंस है, एक ड्रग्स है, जो कि ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करने में हमारा हेल्प करता है, और वो डिक्रीज़ करता है रेजिस्टेंस इन रेस्पिरेटरी एयरवेज। रेस्पिरेटरी एयरवेज में जो रेजिस्टेंस जनरेट हो जाते हैं, फिर जो होते हैं, उसे वो कम करती है, और इंक्रीज़ करती है एयर फ्लो को लंग्स में। फिर ब्रोंकोडायलेटर्स में भी एंडोजीनस originating naturally within the body, bronchodilators are either short acting और long acting। bronchodilators जो होते हैं वो लॉन्ग एक्टिंग भी आते हैं और शॉर्ट एक्टिंग भी आते हैं। एग्जांपल में अभी मैंने आपको पीछे क्लासिफिकेशन में बताया था, सल्ब्यूटामॉल, थियोफाइलिन और इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। देखिए आप लोग, ये कॉमन ड्रग्स के नेम आ गए ना, सल्ब्यूटामॉल, थियोफाइलिन, आप लोग इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फार्मेकोलॉजी का एग्जाम दे रहे हो और क्लासिफिकेशन में अगर आप ये 2-3 ड्रग अगर लिख दे रहे हो, तो आपको टीचर फुल के फुल मार्क्स देंगे। अब ब्रोंकोडायलेटर्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इंक्रीज लेवल ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसिंग सीएमपी, ये इंक्रीज कर देगा एनर्जी लेवल को सीएमपी का। दिस इज डन कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम, ये इनहिबिट कर देता है फॉस्फोडाइस्टरेज एंजाइम को, जो ब्रेक डाउन सीएम द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन सीएमपी, और ये एंजाइम जो होता है ना, वो ब्रेक डाउन कर देता है सीएमपी चैनल्स को।
Result decreased CMP channel levels, smooth muscles relaxation, bronchodilations and increased airflow. इन CMP लेवल्स जो होता है ना, वो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अगर स्मूथ मसल जैसे ही अगर रिलैक्स होगा तो ब्रोंकोडायलेशन होगी और वो इंक्रीज़्ड हो जाएगा एयर फ्लो। जो भी रेजिस्टेंस आ रही होगी ब्रोंक्यूल्स में या एयरवे में, तो उसको डायलेट कर देगी। थेराप्यूटिक यूजेस में डायलेशन ऑफ एयरवेज इन अस्थमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, माइल्ड टू मॉडरेट केस ऑफ अस्थमा। माइल्ड टू मॉडरेट केसेस ऑफ अस्थमा में हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स का दे सकते हैं। एडजंक्ट थेरेपी फॉर द रिलीफ ऑफ पल्मोनरी एडिमा थेरेपी, हम लोग पल्मोनरी इडिमा में भी हम लोग इसको अस्थमा के ड्रग्स को ब्रोंकोडायलेटर्स को दे सकते हैं। अब ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करें तो ड्रग्स का बेसिकली हर ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट्स में नोज़िया, वोमिटिंग तो होता ही है। नोज़िया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स आते हैं ड्यूरिंग स्लीप में। अगर आप पढ़े होंगे और भी ड्रग्स के बारे में तो उसमें गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स आते हैं, जिसमें हम लोग ओमेप्राज़ोल ये सब ड्रग्स देते हैं। साइनस टैकीकार्डिया, एक्स्ट्रा सिस्टोलिक हो जाता है, मतलब सिस्टोलिक और वो मतलब बीपी में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें। तो ये सब हो गया साइड इफ़ेक्ट्स ब्रोंकोडायलेटर्स के बारे में। अब आगे और भी हैं, ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट है, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन ये बाकी आप लोग देख लेना। जैसे अगर अस्थमा के ड्रग्स के क्लासिफिकेशंस अगर आपसे पूछते हैं तो उसमें आप लोग ब्रोंकोडायलेटर्स, ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट, एंटीकोलिनर्जिक, एंटी-आईजी एंटीबॉडी अगर इतना लिख दोगे तो आपको टीचर फुल के फुल मार्क्स देंगे। ये सब आप लोग देख लेना, मैं नोट्स शेयर कर दूँगा पीडीएफ फॉर्म में, या फिर वीडियो में ही अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लेना, मैं लास्ट में दिखा दूँगा। ये कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए उस ड्रग्स के, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आ गए। ये मास्ट सेल स्टेबलाइज़र में हम लोग कौन-कौन सी ड्रग्स देते थे, अगर आपको याद हो तो केटोटिफेन देते थे हम लोग, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर नॉट ब्रोंकोडायलेटर्स, ये आप लोग याद रखना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं वो ब्रोंकोडायलेटर्स नहीं होते। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हमारा हेल्प करता है इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस होने में। इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होगा जिसमें इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोलाइपेज ए2 हो जाएगा, जिसमें डिक्रीज़ करेगा प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन्स को। अब मास्ट सेल स्टेबिलाइजेशन में मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन जिसमें डिक्रीज़ हो जाएगा हिस्टामिन रिलीज़ेज़ का। अब रूट्स के बारे में बात करें, कौन-कौन से रूट्स से हम लोग ड्रग्स दे सकते हैं अस्थमा में। इन्हेलेशन रूट जिसमें ब्यूडोसानाइड, जो मैं आपको बताया था, ये बहुत ही कॉमन ड्रग है, आप लोग उसको याद रखना। ओरल में प्रेडनिसोलोन हो गया, पैरेंटरल में हाइड्रोकोर्टिसोन ड्रग्स देंगे, मिथाइल प्रेडनिसोलोन वगैरह देंगे। और साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अब अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अगर कोई लंबे समय तक अगर उस ड्रग्स को यूज़ कर रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, एड्रेनल सप्रेशन हो जाएँगे, एड्रेनल ग्लैंड जो होगा उसको सप्रेस कर देगा, जिससे हार्मोन्स वगैरह, एंड्रोजन वगैरह कम निकलेगा। ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हाई हो जाएँगे, फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरटेंशन जिसमें ब्लड प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा। हाइपरग्लाइसीमिया होने के भी चांसेस हो जाएँगे। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब हुआ ग्लूकोज़ लेवल हमारे बॉडी में हाई हो जाएगा। ग्लाउकोमा में इंट्राओक्युलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसमें ग्लाउकोमा में हमारा इंट्राओक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाएगा अगर कोई लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करेगा तो। अब डिफरेंस बिटवीन अस्थमा एंड सीओपीडी, अब अस्थमा और सीओपीडी में क्या डिफरेंस है? अस्थमा जो होता है वो रिवर्सिबल होता है और सीओपीडी इरिवर्सिबल होता है। सीओपीडी में हमारा टिश्यू जो होता है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है और अस्थमा में नो पैरेन्काइमल डिस्ट्रक्शंस। अस्थमा में इओसिनोफ़िल्स और टी सेल्स रिलीज़ होगा। सीओपीडी में प्राइमरी न्यूट्रोफिल्स रिलीज़ होंगे। ये लेस रिस्पॉन्सिवनेस होती है स्टेरॉइड से और ये स्टेरॉइड से रिस्पॉन्ड करता है। सीओपीडी स्मोकिंग से कॉज़ हो सकता है और ट्रिगर हो सकता है। तो बाकी मेडिकोज़ आप लोग को कैसा लगा वीडियोज़? अस्थमा का जो ये हमारा नोट्स है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं लास्ट में वीडियोज़ में आपको ये डाल दूँगा। तो बाकी कैसा लगा आप लोग को वीडियोज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस पे और अगर अच्छे से एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ चाहिए तो या फिर और भी किसी यूनिट के चाहिए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। मैं उस पे वीडियो लाऊँगा। और बाकी ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, नोट्स लिखा हूँ। ख़ैर ठीक है, मिलते हैं मेडिकोज़ अगले लेक्चर में। टाटा। बाय बाय।